राजपूत विदेशी आक्रमणकारियों के वंशज है। 5वीं और 6वीं शताब्दी में भारत पर हूण, शक और पल्लव जैसे विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने कुछ भारतीय महिलाओं से शादी की और उनके वंशज राजपूत बन गए। राजपूत शक, कुषाण तथा हूण आदि विदेशी जातियों की संतान है। इस वीडियो में हम राजपूत के जीवन और उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। हम उनके शासनकाल की प्रमुख घटनाओं, उनकी विजयों, उनके सांस्कृतिक योगदानों और उनके उत्तराधिकार पर प्रकाश डालेंगे। हूण मध्य एशिया की एक असभ्य जंगली जाति थी। उनका निवास स्थान चीन के आसपास था। हूण मूलतः मंगोल जाति के थे और सिथियनों की एक शाखा थे। आजीविका के साधनों की खोज में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हूण अपने मूल निवास स्थान को छोड़ते समय दो शाखाओं में बट गए। पहली शाखा ने वोल्गा नदी की ओर से यूरोप में प्रवेश किया और दूसरी शाखा आक्सस की घाटी में आ बसी। भारत में जो हूण आए, उनका संबंध इसी दूसरी शाखा से था। आक्सस घाटी के हूणों ने ईरान में तत्कालीन शासक फिरोज को पराजित करने के बाद काबुल में कुषाण राज्य को नष्ट किया। काबुल के आगे पश्चिमी दर्रा को पार करते हुए हूणों ने भारत पर आक्रमण करने शुरू किए। भारत पर आक्रमण करने वाले हूणों को एप्थेलिटीज या सफेद हूण की संज्ञा दी जाती है। गुप्त साम्राज्य के चरमोत्कर्ष के समय 5वीं शताब्दी ईसा में उत्तर पश्चिमी की ओर से हूणों ने भारत पर आक्रमण करना शुरू किया। हूणों ने सर्वप्रथम 458 ईसा में भारत पर आक्रमण किया। उस समय गुप्त साम्राज्य उत्तरी भारत का शासक स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित कर उन्हें वापस जाने के लिए विवश कर दिया। इतिहासकारों द्वारा स्कंदगुप्त को एशिया अथवा यूरोप का ऐसा पहला शासक होने का श्रेय दिया जाता है जिसने हूणों को पराजित किया। 466-67 ईसा में तोरमान के नेतृत्व में हूणों ने भारत पर दूसरी बार आक्रमण किया। इस बार भी हूणों को स्कंदगुप्त के हाथों पराजित होना पड़े था। 484 ईसा में हूणों ने पूर्ण शक्ति के साथ भारत पर आक्रमण किए। स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी कमजोर थे और उनमें हूणों का प्रतिरोध करने की क्षमता नहीं थी। इसलिए वे भारत के कुछ भूभाग पर आधिपत्य स्थापित करने में सफल रहे। 5वीं शताब्दी के अंत अथवा 6ठी शताब्दी के पूर्वार्ध में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था। विदेशों से बर्बर हूणों के होने वाले आक्रमण तथा आंतरिक विघटन गुप्त साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण थे। तोरमान भारत में राजपूतों का संस्थापक भारतीय क्षेत्र में हूणों का प्रवेश तोरमान के नेतृत्व में हुआ। कल्हण ने अपनी राजतरंगिणी में हूण शासक के रूप में तोरमान और मिहिरकुल का उल्लेख किया है। इन दोनों से संबंधित अनेक सिक्के तथा शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं। तोरमान ने 5वीं शताब्दी के अंतिम दशकों 6ठी शताब्दी के आरंभ में भारत के कुछ भागों पर आधिपत्य स्थापित कर हूण सत्ता की स्थापना की। पंजाब पर विजय के बाद उसने पश्चिमी भारत के प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। सिक्कों तथा शिलालेखों से ज्ञात होता है कि राजपूताना, मालवा, उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्से तथा मध्य प्रदेश में एरन तोरमान के राज्य के अंग थे। कल्हण की राजतरंगिणी से ज्ञात होता है कि कश्मीर भी तोरमान के राज्य का हिस्सा था। ऐसा माना जाता है कि तोरमान विष्णु का उपासक था। उसने महाराजाधिराज की उपाधि ली थी। मिहिरकुल तोरमान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मिहिरकुल अथवा मिहिरगुल हूणों के भारतीय राज्य का उत्तराधिकारी बना। अधिकांश इतिहासकारों की मान्यता है कि मिहिरकुल 515 ईसा में शासक बना, जबकि वी हेयर स्मिथ का कहना है कि वह 502 ईसा में ही शासक बना। मिहिरकुल के राज्य में अफगानिस्तान, पंजाब, राजपूताना तथा मालवा के प्रदेश थे। चीनी यात्री हुएनसांग के अनुसार साकल, सियालकोट उसकी राजधानी थी। उसी के अनुसार मिहिरकुल बौद्धों का संहारक था। उसने अनेक बौद्ध विहारों तथा स्तूपों का नाश किया। उसे भारतीय एटिला कहा जाता है। मिहिरकुल की मृत्यु के बाद भारत में हूणों का कोई भी उल्लेखनीय शासक नहीं हुआ। अंत में हूणों ने भारतीयों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए और राजपूत बन गए। गुप्त काल में भारत आर्थिक दृष्टि से बहुत ही समृद्ध था। कृषि एवं पशुपालन के साथ साथ वाणिज्य एवं व्यापार का भी बहुत विकास हुआ था। इस समय राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उन्नत स्थिति में था। सुदृढ़ शासन व्यवस्था के कारण समुचित राजस्व प्रणाली प्रचलन में थी।
जिससे कृषि तथा कृषि से जुड़े विभिन्न व्यवसायियों की स्थिति भी अच्छी थी। परंतु हूणों के आक्रमणों के परिणाम स्वरूप गुप्तों की साम्राज्य सीमा विघटित हो गई और शासन व्यवस्था भी चरमरा गई। इस कारण कृषि वाणिज्य एवं व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पटेडीहा और भारत आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो गया। कर्नल टाड के अनुसार राजपूत शक कुषाण तथा हूण आदि विदेशी जातियों की संतान है। गुर्जर प्रतिहार वंश अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था, जो गुर्जरी की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल लेख में गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है। इस वंश की स्थापना हरिचंद्र नामक राजा ने की, किंतु वंश का वास्तविक प्रथम महत्वपूर्ण शासक नागभट्ट प्रथम था। वत्सराज के समय से ही कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ। नागभट्ट प्रथम 730-756 ईद ने अरबों से लोहा लिया और पश्चिमी भारत में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की थी। ग्वालियर प्रशस्ति में उसे म्लेच्छों का नाशक बताया गया है। इस वंश का चौथा शासक वत्सराज 780-805 ईस था। वह एक शक्तिशाली शासक था, जिसे प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जा सकता है। उसने पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया, किंतु राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हुआ। वत्सराज के बाद उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय 800-833 आइस गद्दी पर बैठा। उसने कन्नौज पर अधिकार करके उसे प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बनाए। मिहिर भोज प्रथम 836-885 आइस इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। लेखों के अतिरिक्त कल्हण तथा अरब यात्री सुलेमान के विवरणों से भी हमें उसके काल की घटनाओं की जानकारी मिलती है। इसका नाम दंत कथाओं में भी प्रसिद्ध है। भोज को अपने समय के दो प्रबल शक्तियों पाल नरेश देवपाल तथा राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव से पराजित होना पटेडीहा। भोज के प्रारंभिक जीवन की साहसपूर्ण कार्य अपने खोए हुए साम्राज्य की क्रमशः पुनर्विजय और अंतिम रूप से कन्नौज की पुनः प्राप्ति, पुनः प्रतिहारों की राजधानी बनी, ने तत्कालीन लोगों की कल्पना को प्रभावित किया। भोज वैष्णव धर्मानुयायी था। उसने आदिवाराह तथा प्रभास जैसी उपाधियां धारण की, जो उसके द्वारा चलाए गए चांदी के द्रह्म सिक्कों पर भी अंकी है। उसने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को हराकर मालवा प्राप्त किया। मालवा और गुजरात पर प्रभुत्व करना राष्ट्रकूटों का वास्तविक उद्देश्य था। मिहिर भोज के पश्चात उसका पुत्र महेंद्र पाल प्रथम 885-910 ईस शासन किया। लेखों में उसे परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर कहा गया है। उसने राष्ट्रकूट शासन इंद्र तृतीय को पराजित किया, किंतु कश्मीरी शासक से युद्ध में पराजित होना पटेडीहा। उसकी राजसभा में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर निवास करते थे, जो उसके राजगुरु थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्यशाल भंजिका बाल भारत, बाल रामायण, भुवन कोश तथा हरविलास जैसे प्रसिद्ध जैन ग्रंथों की रचना की। महेंद्र पाल प्रथम शासन काल में राजनैतिक एवं सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से प्रतिहार साम्राज्य की अभूतपूर्व प्रगति हुई। महिपाल 912-943 ईस एक कुशल एवं प्रतापी शासक था। इसके शासन काल में बगदाद निवासी अल मसूदी 915-916 ईस गुजरात आया था। अल मसूदी गुर्जर प्रतिहार को अल गुर्जर का अपभ्रंश और राजा को बौरा कहकर पुकारता है, जो संभवतः आदिवराह का विशुद्ध उच्चारण है। महिपाल का शासन काल शांति एवं समृद्धि का काल रहा है। राजशेखर उसे आर्यावर्त का महाराजाधिराज कहता है। राजशेखर को महेंद्र पाल प्रथम तथा महिपाल दोनों को संरक्षण प्रदान किया था। महिपाल के समय में ही गुर्जर साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो गया था। महिपाल के बाद महेंद्र पाल द्वितीय, देवपाल, विनायक पाल द्वितीय, महिपाल द्वितीय तथा विजयपाल जैसे कमजोर शासकों के समय प्रतिहार साम्राज्य के टूटने की गति और भी तेज हो गई। 963 ईस राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने उत्तरी भारत पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा को पराजित किया। इसके पश्चात शीघ्र ही प्रतिहार साम्राज्य का विघटन आरंभ हो गया। प्रतिहारों के सामंत गुजरात के चालुक्य, जेजा कभुक्ति के चंदेल ग्वालियर के कच्छ पघात, मध्य भारत के कलचुरी,
मालवा के परमार दक्षिण भारत के गुहिल तथा शांकभरी के चैहान, चाहमान आदि स्वतंत्र हो गए। 1018 ईस के महमूद गजनवी ने कमजोर गुर्जर शासक राज्यपाल को हराकर अपने अधीन कर लिया। राज्यपाल के पुत्र त्रिलोचन पाल भी 1019 ईस में महमूद गजनवी से पराजित हुआ। इसके उपरांत प्रतिहारों का अंत हो गया। भेनसांग ने गुर्जर राज्य को पश्चिमी भारत का दूसरा बढ़ा राज्य कहता है। गुर्जर प्रतिहारों ने विदेशियों के आक्रमण के संकट के समय भारत के द्वारपाल की भूमिका निभाई। प्रतिहार शासकों के पास भारत में सर्वाइच अश्वारोही सैनिक थे। उन दिनों मध्य एशिया और अरब घोड़ों का आयात भारतीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण अंग था। इस वंश का अंतिम शासक यशपाल 1036 ईस था। कन्नौज का गहडवाल वंश गहडवालों का मूल निवास स्थान विंध्याचल का पर्वतीय वन प्रांत माना जाता है। चंद्रदेव ने कन्नौज में गहडवाल वंश की स्थापना की। दिल्ली के तोमरों ने भी उसकी अधीनता स्वीकार की। उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। प्रमुख शासक गोविंद चंद्र 1114 to 1155 आइस गोविंद चंद्र गहडवाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। उसने आधुनिक पश्चिमी बिहार से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक का समस्त भाग अपने अधीन करके कन्नौज के प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित किया। वह स्वयं बढ़ा विद्वान था। उसे उसके लेखों में विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया है। लक्ष्मीधर गोविंद चंद्र का शांति एवं युद्ध मंत्री था। वह भी शास्त्रों का प्रकांड पंडित था। उसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की, जिससे तत्कालीन राजनीति, समाज एवं संस्कृति पर सुंदर प्रकाश पड़े रहता है। जयचंद 1170 to 1194 ईस इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक जयचंद था। भारतीय लोक साहित्य तथा कथाओं में वह राजा जयचंद के नाम से विख्यात है। 1194 ईस में चंदावर के युद्ध में वह मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ तथा मारा गया। पूर्व की ओर विस्तार के प्रयास में जयचंद को बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन द्वारा भी पराजित होना पड़ेढ़ा था। जयचंद ने संस्कृत के प्रख्यात कवि श्रीहर्ष को संरक्षण प्रदान किया, जिसने नैषेध चरित एवं खंडन खंड खाद्य की रचना की। अपनी विजय के उपलक्ष्य में उसने राजसूय यज्ञ भी किया था। कालांतर में इल्तुतमिश ने कन्नौज पर अधिकार कर गहडवाल वंश के शासन को समाप्त कर दिया। चाहमान या चैहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र थी। बाद में अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अर्णयराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ वीसलदेव 1153 to 1163 आइस हुआ, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। चंदवरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं गौरी की हार हुई। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस में हुआ, जिसमें गौरी की विजय एवं पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। शाकंभरी का चैहान वंश 7वीं शताब्दी में वासुदेव द्वारा स्थापित शाकंभरी, सांभर एवं अजमेर के निकट के चैहान राज्य का इतिहास में विशेष स्थान है। इस वंश के प्रारंभिक इतिहास तथा वंशावली का ज्ञान हमें विग्रहराज के हर्ष प्रस्तर अभिलेख तथा सोमेश्वर के समय में बिजौलिया प्रस्तर लेख से होता है। चैहान प्रतिहार शासकों के सामंत थे। 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में वाकपतिराज प्रथम ने प्रतिहारों से अपने को स्वतंत्र कर लिया। राजपूतों के प्रमुख शासक अजयराज 12वीं शताब्दी में चैहान वंश का शासक बना। वह पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र था। उसने अजमेर नगर की स्थापना की थी तथा उसे अपनी राजधानी बनाया था। अजयराज का उत्तराधिकारी अर्णयराज एक महत्वपूर्ण शासक था। उसने अजमेर के निकट सुल्तान महमूद की सेना को पराजित किया। विग्रहराज चतुर्थ अथवा वीसलदेव 1153 to 1163 ईस
वीसलदेव की सबसे बड़ी सफलता तोमरों की स्वाधीनता समाप्त करके उन्हें अपना सामंत बनाना था। वीसलदेव विजेता होने के साथ साथ यशस्वी कवि और लेखक भी था। उसने हरिकेल नामक एक संस्कृत नाटक की रचना की। इस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण किए गए हैं। वीसलदेव ने अजमेर में सरस्वती का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया। उसके दरबार में कथा सरित सागर के रचयिता सोमदेव रहते थे, जिन्होंने वीसलदेव के सम्मान में ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना की। पृथ्वीराज तृतीय 1178 to 1192 ईस 1186 ईस में पृथ्वीराज चौहान ने गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय पर आक्रमण किया। संभवतः परमार राजकुमारी से विवाह के प्रश्न पर भीम द्वितीय से उसका युद्ध हुआ था। 1191 ईस में मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच प्रथम तराइन युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ। 1192 ईस में मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच पुनः युद्ध हुआ, जिसे तराइन का द्वितीय युद्ध कहते हैं। उसमें पृथ्वीराज पराजित हुआ तथा उसे बंदी बनाकर कुछ समय के बाद उसकी हत्या कर दी गई। नोट: पृथ्वीराज चौहान के राजकवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक अपभ्रंश महाकाव्य और ज्ञानक ने पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत काव्य की रचना की। कालांतर में गौरी के एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली तथा अजमेर पर आक्रमण करके चौहानों की सत्ता का अंत कर दिया। जेजाक भुक्ति के चंदेल आज के बुंदेलखंड क्षेत्र में ही चंदेलों का उदय हुआ था तथा खजुराहो उनकी राजधानी थी। चंदेल प्रतिहारों के सामंत थे। इस वंश का प्रथम शासक नुन्नुक था। उसके पौत्र जयसिंह अथवा जेजा के नाम पर यह प्रदेश जेजाक भुक्ति कहलाया। यशोवर्मन एक साम्राज्यवादी शासक था। उसने मालवा, चेदी और महाकोशल पर आक्रमण करके अपने राज्य का पर्याप्त विस्तार किया। यशोवर्मन ने खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया। इसके अतिरिक्त उसने एक विशाल जलाशय का भी निर्माण करवाया। यशोधवर्मन का पुत्र धंग 1008 ईस इस वंश का प्रसिद्ध शासक था। प्रतिहारों से पूर्ण स्वतंत्रता का वास्तविक श्रेय, वास्तविक स्वाधीनता का जन्मदाता उसी धंग को दिया जाता है। धंग ने कालिंजर पर अपना अधिकार सुदृढ़ करके उसे अपनी राजधानी बनाई। ग्वालियर की विजय धंग की सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी। धंग ने भटिंडा के शाही शासक जयपाल को सुबुक्तगीन के विरुद्ध सैनिक सहायता भेजी तथा उसके विरुद्ध बने हिंदू राजाओं के संघ में सम्मिलित हुआ। धंग ने ब्राह्मणों को भूमि दान में दिया तथा उन्हें उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया। धंग एक महान निर्माण भी था, जिसने खजुराहो में अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। इनमें जिन्नाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ आदि मंदिर उल्लेखनीय है। धंग के बाद उसका पुत्र गंड राजा हुआ। उसने भी 1008 ईस में महमूद गजनवी का सामना करने के लिए जयपाल के पुत्र आनंद पाल द्वारा बनाए हुए संघ में भाग लिया। विद्याधर 1019 to 1029 ईस चंदेहल शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। मुसलमान लेखक उसका नामनंद तथा विदा नाम से करते हैं। विद्याधर ने मालवा के परमार शासक भोज तथा कलचुरी शासक गांगेय देव को पराजित कर उसे अपने अधीन किया। उसका शासन काल चंदेल साम्राज्य के चरमोत्कर्ष को व्यक्त करता है। चंदेल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक परमर्दिदेव अथवा परमल था। 1182 ईस में पृथ्वीराज ने इसे पराजित कर महोबा पर तथा 1203 ईस में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर पर अधिकार कर लिया। चंदेल शासक उच्च कोटि के निर्माता थे। उन्होंने बहुत से मंदिर, झीलें तथा नगरों का निर्माण कराया। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धारानगरी थी। प्राचीन राजधानी उज्जैन। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। नैषधीय चरित के लेखक श्रीहर्ष एवं प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्तिकल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों व उनके उपयोग का उल्लेख है। नववसाह सांचरित के रचयिता पद्मगुप्त, दशरूपक के रचयिता धनंजय, धनिक, हलायुद्ध एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था राजा भोज।
भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। भोज ने चित्तौड़ डीएच में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चाहमान वंश का और अंततः 1297 ईस में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलुग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी अनहिलवादात थी। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। भीम प्रथम के सामंत बिमल शाह ने आबू पर्वत पर दिलवाढ़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जय सिंह सिद्धराज था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जय सिंह सिद्धराज के दरबार में था। माउंट आबू पर्वत राजस्थान पर एक मंडप बनाकर जय सिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की गजारों ही मूर्तियों की स्थापना की। मोरहेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जय सिंह सिद्धराज ने किया था। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय के एक सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। कलचुरी वंश का संस्थापक कोक्कल था। इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गांगेय देव था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया। कलचुरी वंशचुरी सबसे महान शासक कर्णदेव था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और चित्रलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में ही रहते थे। सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे। सिसोदिया वंश के शासक मेवा डीएच पर शासन करते थे। मेवा डीएच की राजधानी चित्तौड़ डीएच थी। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ डीएच में करवाया।